Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is extension of 22nd Law Commission. तो जो एक्सटेंशन किया गया है 22nd लॉ कमीशन का, इसके बारे में हम जानेंगे. गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अप टू अगस्त 31, 2024. गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है एक्सटेंशन को 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का अप टू अगस्त 31, 2024 तक के लिए. जो 22nd लॉ पैनल है इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 3 इयर्स के लिए फरवरी 21, 2020 पे. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम डिटेल्स में जान लें. तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया एक्सटेंशन को 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का. जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था इसमें वो क्या क्या है? एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी 262nd रिपोर्ट. एबोल्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी की बात कही गई है 262nd रिपोर्ट में. साइमल्टेनियस इलेक्शन 1999. क्रिमिनल प्रोसीड्योर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022. यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेट 21st लॉ कमीशन. अब जो ये आपका नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बैकग्राउंड को, कंपोजिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी हम जानेंगे. तो बैकग्राउंड को पहले समझते हैं. फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. जो फर्स्ट लॉ कमीशन था इसको गठित किया गया था 1834 में चार्टर एक्ट 1833 की मदद से. इसको चेयर किया गया था लॉर्ड मैकॉले के द्वारा. किसके द्वारा चेयर किया गया था, कब बनाया गया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है. फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कंस्टिट्यूटेड इन 1955 एंड इज रिकंस्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो पहला लॉ कमीशन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 1955 में और रिकंस्टिट्यूट किया गया उसके बाद समय समय पे. इसके हम कंपोजिशन की अगर बात करें तो फुल टाइम चेयरपर्सन, साथ में 4 फुल टाइम मेंबर जिसमें कि मेंबर सेक्रेटरी भी आता है, साथ में नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर, उसके अलावा 5 पार्ट टाइम मेंबर भी रहेंगे. सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर एट एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे. जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, वो हेड करेंगे इस कमीशन को. रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉ विच आर नो लॉन्गर रिलीफिकेशन. ये आइडेंटिफाई करेंगे वैसे लॉ को जो कि अब जरूरी नहीं है. रिकमेंडिंग फॉर द रिपील ऑफ ऑब्सोल्यूट इनेक्टमेंट, ये रिकमेंड करेंगे रिपील को लेकर ऑब्सोल्यूट इनेक्टमेंट का. सजेस्टिंग इनेक्टमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट द डीपीएसपी एंड प्रीएम्बल, सजेस्ट करेंगे इनेक्टमेंट को न्यू लेजिस्लेशन का ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके डीपीएसपी और प्रीएम्बल को. वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये काम करेंगे एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए. प्रोवाइडिंग रिसर्च टू एनी फॉरेन कंट्री, ये रिसर्च प्रोवाइड करेंगे किसी भी फॉरेन कंट्री को. प्रिपेयरिंग रिपोर्ट ऑन ऑल इश्यूज एंड सबमिटिंग इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रिपेयर करेंगे रिपोर्ट को सारे इश्यू को लेकर सबमिट करेंगे इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. परफॉर्मिंग अदर असाइन फंक्शन, परफॉर्म करेंगे और भी कोई जो असाइन फंक्शन इनको दिया जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कनक रेले. तो जानेंगे हम कनक रेले के बारे में. रिसेंटली क्लासिकल डांस लीजेंड कनक रेले एंड द मोहिनी अट्टम एक्सपोनेंट पास अवे. अभी हाल ही में जो क्लासिकल डांस लीजेंड थी कनक रेले और मोहिनी अट्टम के एक्सपोनेंट, उनके निधन हो गया. उनके अचीवमेंट के बारे में हम जान ले. शी वॉज नोन एज वन ऑफ इंडिया मोस्ट इन्वेंटिव क्लासिकल डांसर एंड पायनियरिंग डांस एजुकेशनलिस्ट. उनको जाना जाता है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इन्वेंटिव क्लासिकल डांसर के तौर पे और पायनियरिंग डांस एजुकेशनिस्ट के तौर पे. She brought a systematic structure, academic veracity and much currency to मोहिनीअट्टम. उन्होंने लाया है एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर को, एकेडमिक वेरासिटी को और ज्यादा करेंसी को मोहिनीअट्टम के लिए. She propagated female role in कथकली, उन्होंने प्रोपोगेट किया है फीमेल रोल को कथकली के लिए. In 1977 she earned her PhD in dance, the first in India. और 1977 के समय पे इन्होंने अर्न किया था पीएचडी को डांस में और पहला था ये इंडिया में. She was awarded the first गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कार बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला, और उनको दिया गया था पहला गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा. She was awarded various awards including पद्मश्री 1989, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1994, MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड, कालिदास सम्मान 2006 एंड पद्म भूषण 2013. उनको बहुत सारे और भी अवार्ड मिले हैं जिसमें आपका पद्मश्री है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण भी है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मऊ बिटवीन IFC, IOR एंड RCOC. पीआईबी की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस मऊ के बारे में हम जानेंगे. इन ऑर्डर टू फर्दर द एग्जिस्टिंग कॉपरेशन इन द रिल्म ऑफ मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, IFC, IOR साइन एंड मऊ विथ रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेटिंग सेंटर सेशल्स. और ज्यादा मजबूत करने के लिए एग्जिस्टिंग कॉपरेशन को, जो रिल्म है मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी का, इसके लिए IFC, IOR ने साइन किया है एक मऊ को रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर RCOC के साथ सेशल्स के इंफॉर्मेशन फ्यूचर सेंटर इंडियन ओशियन रीजन. IFC, IOR के बारे में हम जान लें.
It is hosted by Indian Navy and was established by the Government of India at Gurugram in 2018. जो आपका इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन है IFC-IOR, इसको होस्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा और एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गुरुग्राम में 2018 में. It seeks to enhance collaborative maritime safety and security in the IOR in line with India's vision of security and growth for all the regions सागर. और ये जो है इनहेंस कर रहा है कोलैबोरेट करते हुए मैरीटाइम सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए इंडियन ओशियन रीजन पे ध्यान में रखते हुए जो इंडिया का विजन है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर इनिशिएटिव को. To enable better correlation, compress information cycle and timely input, IFC-IOR also hosts international liaison officer from partner nation. और इनेबल करने के लिए बेटर कोरिलेशन को, कंप्रेस इंफॉर्मेशन साइकिल को और टाइमली इनपुट के लिए IFC-IOR जो है वो होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल लिएशन ऑफिसर को पार्टनर नेशन के साथ मिलकर. मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन. इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन ओशन कमीशन एंड इज सपोर्टेड बाय जो मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंडियन ओशन कमीशन के द्वारा और इसको सपोर्ट किया जा रहा है रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर RMIFC, RCOC और नेशनल सेंटर ऑफ 7 सिग्नेटरी कंट्री कोमोरोस, डिजिबूटी, फ्रांस, केन्या, मडागास्कर, मॉरिशस एंड साइप्रस के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर. हम जानेंगे वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के बारे में. इंडिया एंड UAE आर एक्सप्लोरिंग क्रिएटिंग अ वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर टू फैसिलिटेट द क्विकर क्लियरेंस ऑफ शिपमेंट. इंडिया और UAE जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो क्रिएट करेंगे वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर को ताकि फैसिलिटेट किया जा सके क्विकर क्लियरेंस को शिपमेंट के लिए. Under the proposal, approval and clearance related to custom will be begin online on both sides. और इस proposal, approval और clearance के बाद जो custom होगा वो online हो जाएगा दोनों साइड के लिए. It will allow the custom authority of the two countries to access pre-arrival information for cargo movement, thereby making cross-validation of information significantly faster and facilitating the pre-clearance of goods. और ये अलो करेगा कस्टम अथॉरिटी को दोनों कंट्रीज का. कौन दोनों कंट्री? इंडिया और UAE का. वो एक्सेस कर पाएंगे प्री अराइवल इन्फॉर्मेशन को कार्गो मूवमेंट का. इससे क्या होगा जो क्रॉस वैलिडेशन हो सकेगा इन्फॉर्मेशन का वो काफी ज्यादा फास्टर होगा. ये फैसिलिटेट करेगा प्री क्लियरेंस फॉर गुड्स का. व्हाट इज वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर? ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है क्या? A virtual trade corridor is an online platform that enables faster and more efficient custom clearance for international trade between two countries. जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है ये आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इनेबल करता है फास्टर और मोर एफिशिएंट कस्टम क्लियरेंस को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए दो कंट्री के बीच में. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल कंप्लीमेंट द बायलैटरल कम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड UAE इन 2022. ये जो है ये कंप्लीमेंट कर रहा है जो बायलैटरल कम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको साइन किया गया था इंडिया UAE के द्वारा 2022 पे. The agreement immediately eliminated duties for 90% of India's export in value term covering sector like gems and jewelry, textile, leather and engineering goods. और ये जो एग्रीमेंट है वो इमीडिएटली एलिमिनेट कर रहा है जो ड्यूटीज है 90% इंडिया के एक्सपोर्ट वैल्यू पे जो कि कवर करता है सेक्टर को जैसे कि जेम्स और ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया. The two countries estimate non-oil trade to reach $100 billion over the 5-year period after the implementation of the free trade agreement. ये जो दोनों कंट्री है वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो नॉन ऑयल ट्रेड होगा वो $100 बिलियन तक का हो जाएगा 5 इयर्स के पीरियड में इम्प्लीमेंटेशन के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का. इट विल कट द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ फॉर कस्टम क्लियरेंस एंड स्पीड ऑफ बायलैटरल ट्रेड. और ये कम करेगा जो कॉस्ट है और टाइम जो लगता था कस्टम क्लियरेंस का, इससे स्पीड अप होगा बायलैटरल ट्रेड. इससे रिलेटेड जो और भी न्यूज आया था As per RBI, after Russia, trade settlement in Indian rupee will soon as possible with UAE, Malaysia and Nigeria. और आरबीआई के अनुसार रशिया के बाद जो ट्रेड सेटलमेंट है इंडियन रुपी पे ये बहुत जल्द आपका UAE, मलेशिया, नाइजीरिया जैसे कंट्री के साथ भी होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परपेचुअल फंड. हम जानेंगे परपेचुअल फंड के बारे में. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इज डेलिब्रेटिंग ऑन अलाउइंग परमानेंट कैपिटल व्हीकल, एवरग्रीन और परपेचुअल फंड. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी वो डेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो अलाउ करेंगे परमानेंट कैपिटल व्हीकल, PCV, एवरग्रीन और परपेचुअल फंड को. ये परपेचुअल फंड होता क्या है? Unlike traditional fund which have a finite tenure, perpetual fund don't have a maturity date. These funds are aimed at long-term investors such as pension fund and insurance firm which do not want the return of capital but regular income. जैसे कि आपका ट्रेडिशनल फंड होता है जिसका एक फाइनाइट टेन्यूर होता है, परपेचुअल फंड का कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होता है. इस फंड का मकसद होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के ऊपर जैसे कि पेंशन फंड, इंश्योरेंस फर्म के ऊपर जो नहीं चाहते हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल को लेकिन वो चाहते हैं एक रेगुलर इनकम को. PVC can be of various type, including limited partnership traded publicly on exchange, real estate investment trusts, closed-ended fund,
इंटरवल फंड एंड वेरिएबल फंड सच एज एन्युटी एंड लाइफ इंश्योरेंस। और जो पीवीसी है वो वेरियस टाइप के हो सकते हैं, जिसमें आपका लिमिटेड पार्टनरशिप ट्रेडेड पब्लिकली ऑन एक्सचेंज हो सकता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो सकता है, क्लोज एंडेड फंड हो सकता है, इंटरवल फंड हो सकता है और वेरिएबल फंड हो सकता है, जैसे कि एन्युटी और लाइफ इंश्योरेंस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो हम जानेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। National Stock Exchange of India has received final approval from SEBI to launch a social stock exchange as a separate segment of the NSE. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को मिला फाइनल अप्रूवल सेबी से कि वो लॉन्च कर सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एक सेपरेट सेगमेंट के तौर पे एनएससी के लिए। इसका मकसद क्या है? टू प्रोवाइड न्यू एवेन्यू फॉर सोशल इंटरप्राइजेस टू फाइनेंस सोशल इनिशिएटिव, प्रोवाइड देम विजिबिलिटी एंड ब्रिंग इन इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन फंड मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन। ये प्रोवाइड करेगा न्यू एवेन्यू को सोशल इंटरप्राइजेस के लिए, ताकि फाइनेंस किया जा सके सोशल इनिशिएटिव को, प्रोवाइड किया जा सके उनको विजिबिलिटी को और इंक्रीज किया जा सके ट्रांसपेरेंसी को फंड मोबिलाइजेशन और यूटिलाइजेशन के लिए। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एनी सोशल इंटरप्राइज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस दैट एस्टैब्लिशेस प्राइमेसी ऑफ सोशल इंटेंट कैन गेट रजिस्टर लिस्टेड ऑन दी एसएससी सेगमेंट। कोई भी जो सोशल इंटरप्राइज है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज हो गया, जो कि स्टैब्लिश करे अपने प्राइमेसी को सोशल इंटेंट के लिए, वो रजिस्टर हो सकते हैं और लिस्ट हो सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट में। इसका फंक्शन क्या होगा? सोशल स्टॉक एक्सचेंज विल अलाउ सोशल इंटरप्राइजेस टू रेज कैपिटल एज इक्विटी, डेब्ट और एज यूनिट लाइक म्यूचुअल फंड। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अलाउ करेगा सोशल इंटरप्राइजेस को कि वो रेज करे कैपिटल को इक्विटी, डेब्ट या यूनिट जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड के जैसे ही। Minimum issue size is set at INR 1 crore and the minimum application size for subscription is INR 2 lakh for zero coupon, zero principal issuance। और जो मिनिमम इश्यू साइज है उसको सेट किया गया है 1 करोड़ रुपीस का, और मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो होगा सब्सक्रिप्शन का वो 2 लाख का होगा, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इश्यूएंस के लिए। ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल है क्या? These are financial instrument that any non-profit organization can use to raise fund। जो आपका जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उपयोग कर सकता है रेज करने के लिए फंड को। जो बोरोइंग इंटाइटी होता है उनको नहीं पे करना पड़ता है कोई भी इंटरेस्ट को, इसी कारण जीरो कूपन जो है इसमें नहीं पे करता है वो प्रिंसिपल, जीरो प्रिंसिपल भी है। BSE has already got approval for the SSE as a separate segment in 2022। अब BSE को पहले ही अप्रूवल मिल गया था सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेपरेट सेगमेंट के तौर पे 2022 पे ही। आइडिया जो था सोशल स्टॉक एक्सचेंज का पहली बार फ्लोट किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण के द्वारा उनके 2019-20 के बजट स्पीच के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप एटीएस सिस्टम। तो जो पहला इंडिजिनसली डेवलप एटीएस सिस्टम है इसके बारे में हम जानेंगे। इंडिया ने लॉन्च किया है पहला इवर इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम को। इंडिया बन गया छठा कंट्री जिसका खुद का एटीएस प्रोडक्ट है। ये आपका IATS इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है क्या, इसको भी हम समझते हैं। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट विल मैनेज ट्रेन ऑपरेशन सच एज रनिंग एंड हॉल्टिंग। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि मैनेज करता है ट्रेन के ऑपरेशन को, जैसे कि रनिंग हो गया, हॉल्टिंग हो गया। ये आपका पार्ट है CBTC कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम का। सिस्टम हैज बीन लॉन्च बाय दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ऑन इट्स फर्स्ट कॉरिडोर। और ये जो सिस्टम इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा उनके पहले कॉरिडोर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लू फूड कैन हेल्प इंडिया इंप्रूव न्यूट्रिशन लाइवलीहुड स्टडी। जो ब्लू फूड है वो मदद कर सकता है इंडिया को इंप्रूव करने में उनके न्यूट्रिशन और लाइवलीहुड को स्टडी में कहा गया है। तो जानेंगे हम इसके बारे में, ऐसा क्यों कहा गया है, फिर क्या बेनिफिट है सब कुछ। तो एक जो नया स्टडी है इसमें पाया गया है कि जो ब्लू फूड जो कि सोर्स किया गया है एक्वेटिक एनवायरनमेंट की मदद से, ये रिड्यूस कर सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को और कंट्रीब्यूट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट में, एक्सपोर्ट में, रेवेन्यू के लिए भारत के। बेनिफिट क्या है ब्लू फूड का? ये रिड्यूस करता है डाइटरी एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को। अगर हम कंपेयर करें टेरेस्ट्रियल मीट से तो ब्लू फूड जो है ये जनरेट करता है लोअर एमिशन को, कंट्रीब्यूट करता है ये हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, वेलबींग में और लाइवलीहुड के लिए भी रूरल कम्युनिटीज का। इंडिया जब उपयोग कर सकता है एक्वेटिक फूड का ताकि वो एड्रेस कर सके B12 और ओमेगा 3 के डेफिशिएंसी को। B12 और ओमेगा 3 के बारे में भी हम जान ले। तो B12 विटामिन B12 जिसको कि हम कोबालामिन के नाम से भी जानते हैं, ये वाटर सोलुबल विटामिन होता है जो कि इन्वॉल्व है मेटाबॉलिज्म में। ये 1 ऑफ दी 8 B विटामिन में से एक है। इसके लिए आवश्यकता होती है DNA सिंथेसिस की और दोनों ही फैटी एसिड और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म की। विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के कारण रिडक्शन हो सकता है हेल्दी रेड ब्लड सेल्स का, जिसके कारण एनीमिया हो सकता है। ओमेगा 3 की अगर हम बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हेल्दी फैट होता है जो कि सपोर्ट करता है हेल्थ
हेल्थ को, ये प्रिवेंट करता है हार्ट डिजीज और स्ट्रोक को। एक जो की बेनिफिट है, ये लोअर करता है हमारे ट्राइग्लिसराइड को, जो डिफिशियंसी होता है एसेंशियल फैटी एसिड का, या इधर ओमेगा 3 का या ओमेगा 6 का, तो इसके कारण रफ स्केली स्किन या डर्मेटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री सीक रिपोर्ट ऑन काजीरंगा राइनो एस्टिमेशन। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मांगा है काजीरंगा राइनो एस्टिमेशन को लेके। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने फैक्चुअल रिपोर्ट मांगा है राइनो के पॉपुलेशन को लेके, जिसको कंडक्ट किया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में मार्च 2022 पे। ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें रिक्वेस्ट किया गया है मिनिस्ट्री से कि कंपेल किया जाए, जो एनोमलीज है उसके बारे में बताया जाए, जो एस्टिमेशन है राइनो का नेशनल पार्क में। ग्लोबल रिपोर्ट की अगर हम माने तो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन 2022 की, तो जो टोटल पॉपुलेशन है राइनो का इंडिया पे, वो नेपाल के साथ मिलकर 4014 है। असम जो आपका वो होम है लार्जेस्ट पॉपुलेशन का, ग्रेट वन हॉर्न राइनोस का होम है असम, जहाँ पे मोर देन 90% पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.